Policies, with me Ishita, and you all are watching Ignu Pathshala. Today we will discuss unit number 8, gender of BPSC 131. So start करते हैं with our introduction. तो इंट्रोडक्शन कह रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरी है क्लेम करती है कि जेंडर न्यूट्रल है, वो यानी कि बायसनेस नहीं है बिटवीन मेल एंड फीमेल। बट फेमिनिस्ट स्कॉलर्स का ये मानना है कि पॉलिटिकल थ्योरी पहले से ही क्या है, जेंडर बायस है। किसकी तरफ बायस है? मेन की तरफ बायस है। ओके, एंड वो वुमेन्स को प्रॉपर इग्नोर करती है। और फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी आई इसी के अगेंस्ट, जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जेंडर बेस्ड जो डिस्टिंक्शन है ना, कि मेल को ज्यादा फेवर है और फीमेल की वॉइस को सुना ही नहीं जा रहा है। तो इसीलिए फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी इमर्ज होकर आती है, जहां पे जेंडर को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह देखा जाता है, जेंडर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाता है पॉलिटिक्स के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी, है ना। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स हैज हिस्टोरिकली बीन व्यू एज अ मेल डोमिनेटेड स्पेस। पॉलिटिक्स को हम पहले से हम देखते आ रहे हैं मेल डोमिनेटेड स्पेस, चाहे वो हमारी फैमिली में डिसीजन मेकिंग लेना हो, चाहे वो हम देख सकते हैं आउटसाइड द फैमिली भी कोई डिसीजन लेना हो कि क्या चीज घर में आएगी क्या नहीं आएगी, तो वो सारी चीजें हम किसके हाथ में देखते हैं? हेड ऑफ द फैमिली। और हेड ऑफ द फैमिली जनरली कौन होते हैं? मेल्स होते हैं। की थिंकर्स कौन कौन से थे? तो पहले हम देखेंगे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने पब्लिक और प्राइवेट स्पेयर के बीच में डिस्टिंक्शन बताया, जहां पे उन्होंने बताया है कि पब्लिक में जिसका भी रोल ज्यादा होगा वही क्या होता है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं स्ट्रांग होता है, वही जो पब्लिक थिंकिंग में ज्यादा सपोर्ट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, वही क्या होता है, डोमिनेट करता है सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। बेसिकली जॉन लॉक ने ये बात की, जो भी पब्लिक स्पेयर में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा वही हम क्या मानेंगे कि वही पॉलिटिक्स में डोमिनेट करेगा। बल्कि वुमेन्स का रोल सिर्फ प्राइवेट स्पेयर में है, मतलब हाउस होल्ड के अंदर खाना बनाना, ये सब चीजें किसका काम है? बच्चों की देखभाल करना, वो किसका काम है? वुमेन का काम है। तो वुमेन क्योंकि प्राइवेट स्पेयर तक कंस्ट्रक्टेड है, उनका पब्लिक स्पेयर में कोई रोल नहीं है, डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है, तो इसलिए उनका पॉलिटिक्स के अंदर भी कोई रोल नहीं है, ऐसा जॉन लॉक का मानना था। इसी चीज को क्रिटिसाइज करते हुए फेमिनिस्ट थिंकर बोलते हैं कि क्योंकि वुमेन को एक्सक्लूड किया जा रहा है पॉलिटिक्स से, इसलिए हम इस आइडिया को नहीं मानते, और वो जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट, जेंडर का मतलब क्या है? जेंडर क्या है? एक सोशल कल्चरल डिफरेंस, कि भाई ये क्या है? मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन कहाँ से आया? ये डिस्टिंक्शन आता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से, सेक्स से, कि भाई कौन मेल है, ठीक है, कौन फीमेल है। बट जेंडर क्या है? सोशल कल्चरल डिफरेंस, कि कोई कैसे बिहेव कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मेल कहलाएगा। कि भाई अगर आप मेल हो तो आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आपका काम है घर चलाना, पैसे कमाना, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो आपका काम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना। तो ये क्या है? सोशल कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो दुनिया ने बनाए हैं, जो सोसाइटी ने बनाए हैं। नेक्स्ट, एन ओकले कहती है, काफी एन ओकले कहते हैं, ये फेमिनिस्ट थे, और इनका मानना है कि सेक्स इज बायोलॉजिकल और जेंडर को सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है सोसाइटी के द्वारा, एंड जेंडर डिटरमाइन सोशल रोल्स की, सोसाइटी में कौन कैसे रोल्स प्ले करेगा, कौन घर संभालेगा तो कौन बाहर जाएगा कमाने, बिहेवियर कौन कैसे बिहेव करेगा, मेल शुड रिएक्ट ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, आदमी रोते नहीं है, तो इस टाइप का बिहेवियर ये कहाँ कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर रही है, सॉरी। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, बाहर का काम कौन देखेगा? मेल देखेंगे, फीमेल जो है सिर्फ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। अपॉर्चुनिटीज, जॉब करने की अपॉर्चुनिटी, पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटीज मेल को ज्यादा है ना, वो रात में भी बाहर घूम सकते हैं, बट फीमेल नहीं घूम सकती। तो अपॉर्चुनिटीज, एंड द मेन थिंग इज एक्सपेक्टेशंस, मेल से अब तो काफी चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, या हम ये कह सकते हैं थिंकिंग में काफी चेंज आ गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। बट पहले क्या एक्सपेक्ट किया जाता था? मेल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप जॉब करो, घर चलाओ, एंड ऑल। नेक्स्ट, यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जेंडर के? सोशली कंस्ट्रक्टेड है जेंडर, लर्न टू सोशलाइजेशन, मेल और फीमेल अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ से सीखते हैं? सोसाइटी से। कौन कैसे बिहेव कर रहा है, आपके घर में जैसे आपके फादर बिहेव करते होंगे तो बच्चा भी उसी से सीखता है ना। नेक्स्ट, वेरीज अक्रॉस कल्चर, हर एक कल्चर में जेंडर के जो रोल है अलग अलग होते हैं, कहीं कहीं पे जेंडर न्यूट्रलिटी भी है, इक्वालिटी भी है, कि जैसे ही जैसा मेल को ट्रीट किया जाता है ऐसे ही फीमेल को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट, जेंडर क्या है? चेंज हो रहा है ओवर टाइम। अगर हम ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग देखें तो कैसे फीमेल्स को अलाउड नहीं होता था जॉब करना, बट अब अलाउड है ना। तो हम क्या देखते हैं कि जेंडर चेंज हो सकता है ओवर द टाइम। नेक्स्ट, जेंडर इन्फ्लुएंस करता है पावर एंड डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली, एंड जेंडर इंक्लूड करता है बोथ मेन और वुमेन, दोनों के राइट्स कंक्लूड करता है, खाली ये नहीं कि वुमेन की बात कर रहा है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इसके अंदर जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है कि मेन और वुमेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल राइट्स मिले, इक्वल पार्टिसिपेशन मिले हर एक स्पेयर में, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, पॉलिटिक्स हो। अब जेंडर इनइक्वालिटी क्यों बढ़ती है? जब पेट्रियार्की हो, जहां पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो, क्लास इशू हो, कास्ट में भी क्या होता है, किसी किसी कास्ट में जो है वुमेन्स को दबाया जाता है, रिलीजन में, है ना। अब मैं टिपिकली कमेंट नहीं करूंगी, बट कहीं कहीं रिलीजन में ऐसा होता है जहाँ पे वुमेन्स को फ्रीडम नहीं दी जाती। कहीं कहीं कम्युनिटीज के कल्चर अलग अलग होते हैं, तो इसी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है, अराइज करती है, जब भेदभाव किया जाता है बिटवीन मेन एंड वुमेन। नेक्स्ट, जेंडर इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स से जेंडर कैसे कनेक्टेड है? तो खाली देखो, जब किसी देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं, एग्जांपल समझते हैं, तो क्या खाली मेल्स का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें? वुमेन्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अगर हम एक ऐसी कंट्री में भी देखें जहां पे मान लो डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे इलेक्शन नहीं होते, तानाशाही है, तब भी अगर वहां की जीडीपी की हम बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो अगर मेल कमाने जा रहे हैं तो उनके बिहाइंड अगर हम देखें तो वुमेन कितना बड़ा सपोर्ट रोल प्ले कर रही है, चाहे वो घर से खाना बनाना हो, बच्चों को संभालना हो, हर चीज में। तो क्या हम जेंडर को बिल्कुल असाइड करके देख सकते हैं पॉलिटिक्स से? नहीं, पॉलिटिक्स से जेंडर हमेशा कनेक्टेड है थ्रू एंशिएंट टाइम। सो पॉलिटिक्स शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बोथ मेन एंड वुमेन। तो इसलिए पॉलिटिक्स टर्म में मेन एंड वुमेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वुमेन भी जो है सामने आए, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे और पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स के अंदर, चाहे वो थ्रू इलेक्शंस हो, चाहे वो इलेक्शन में खड़े होकर सब पार्टिसिपेट करना हो। However, women remain अंडर रिप्रेजेंट इन पॉलिटिक्स। तो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि वुमेन क्या रही है, अंडर रिप्रेजेंट रही है पॉलिटिक्स के अंदर। खाली अगर इंडिया में भी हम देखें तो जब हम रूरल इलाकों में आते हैं तो हम क्या देखते हैं, वुमेन सिर्फ वोट करने तो जाती हैं, बट अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है, प्रोटेस्ट करने की जब बात आती है, तो हम बहुत ही कम देखते हैं पुराने टाइम में। आज अब तो हम देख रहे हैं कि चाहे मेन हो वुमेन हो, इक्वली अगर कोई भी इशू है तो वहां पे अपनी वॉइस रेज करते हैं। पर अगर हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो वुमेन्स है वो हमेशा अंडर रिप्रेजेंट रही हैं, एज वेल एज मेन डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, चाहे वो पॉलिटिकल टर्म्स में हो, चाहे वो इकोनॉमी टर्म्स में हो, चाहे वो हम घर के अगर अपने प्राइवेट स्पेस की बात करें तो वहां पे भी मेन का डोमिनेशन बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट भी आया फेमिनिज्म का, फेमिनिस्ट थिंकर्स का, द स्टडी ऑफ जेंडर पॉलिटिकल एग्जामाइन। अब स्टडी जेंडर और पॉलिटिक्स को जो हम कनेक्ट करके स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या देख रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, क्या वुमेन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है? वोटिंग बिहेवियर, वुमेन वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रही है? लीडरशिप, रिप्रेजेंटेशन, वुमेन्स को लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में वुमेन्स का क्या रोल है? लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इनमें वुमेन्स का क्या रोल है? फेमिनिस्ट मूवमेंट जो डिमांड करते हैं वुमेन्स के राइट्स की, ठीक है, एलजीबीटीक्यू पर्सपेक्टिव। तो ये सारे क्या कंसर्न्स हैं जिनको हम जेंडर और पॉलिटिक्स से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जेंडर इक्वालिटी एज अ गोल। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है हम ये जानेंगे कि राइट शुड नॉट डिपेंड ऑन वेदर अ पर्सन इज मेल और फीमेल। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि जो हमारे अधिकार है वो इस चीज पे ना डिपेंड करे कि कौन मेल है तो उसके पास ये अधिकार होने चाहिए, फीमेल है तो उनके पास ये अधिकार होने चाहिए, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इक्वालिटी डज नॉट मीन सेमनेस। मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग। मैन और वुमेन का क्या होना चाहिए? इक्वल इन्फ्लुएंस होना चाहिए डिसीजन मेकिंग। यानी अगर आदमी को अधिकार है डिसीजन लेने का तो वुमेन्स को भी अधिकार होना चाहिए। ओके, अब ये सेकंड वाली लाइन का मतलब क्या है कि इक्वालिटी डज नॉट मीन सेमनेस। इसका मतलब ये है, देखो कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो मेल्स के लिए बने होते हैं, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो फीमेल के लिए बने होते हैं। तो जब उन टास्क की बात आती है तब हम ये कह सकते हैं कि इक्वालिटी डज नॉट मीन सेमनेस, दोनों के लिए सेम नहीं है। बट जहां जहां पर हम इक्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं वहां पे स्टेट को इक्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस, ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस, सस्टेन डेवलपमेंट, इंक्लूसिव गवर्नेंस। इन चारों ही चीज में जेंडर इक्वालिटी बहुत ही ज्यादा मेन रोल प्ले करती है, जहां पे वुमेन्स को भी राइट्स मिले, जस्टिस मिले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और गवर्नेंस कैसी हो? गुड गवर्नेंस हो, जहां पे गवर्नमेंट जो है प्रॉपर वेलफेयर कर रही है, इस टाइप की कंडीशन क्रिएट कर रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो पाए। नेक्स्ट, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? इंक्लूडिंग जेंडर पर्सपेक्टिव इन एवरी गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम। कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है, प्रोग्राम बनाया जा रहा है, तो वहां पे जेंडर को कंसर्न किया जाए, ठीक है, जेंडर पर्सपेक्टिव हमेशा ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज डिजाइन की जाए, प्रोग्राम डिजाइन किए जाए।
instead of creating separate women program, all policy should consider women need, men need, equal participation, equal outcome. यानी कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाए तो वहां पे मेन और वुमेन दोनों की नीड को देखते हुए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो किया जाए, ना कि अलग से वुमेन प्रोग्राम बना के। ठीक है, बहुत से वुमेन प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट सेपरेटली भी लॉन्च करती है। क्या, जैसे कि हम ये कह सकते हैं वुमेन्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, जो गर्ल्स होती है उनको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कराना, इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कराना। बट इस टाइप की वेलफेयर स्कीम्स भी गवर्नमेंट को लानी चाहिए जहाँ पे मेन और वुमेन दोनों की नीड को देखते हुए जो है काम किया जा रहा है। इससे हमें क्या देखने के लिए मिलता है? इक्वल पार्टिसिपेशन और इक्वल आउटकम। And it became an international strategy after Beijing Conference 1995 और ECO SOC 1997। जब ये दो कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद से ये इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी बन गई जिसको काफी देशों ने अपनाया। बस हमें इतना ध्यान रखना है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दूर हो, जो भेदभाव है ये कम हो, इक्वल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो जहाँ पे मेन एंड वुमेन दोनों को देखते हुए पॉलिसीज बनाई जा रही है, वुमेन एम्पावरमेंट हो और जेंडर सेंसिटिव प्लानिंग हो जहाँ पे प्रॉपर खाली वुमेन पे ही फोकस नहीं किया जा रहा, मेल वुमेन दोनों को लेके गवर्नमेंट जो है चल रही है। नेक्स्ट, जेंडर इशू एंड ट्रेंड। मेजर जेंडर इनइक्वालिटीज क्या है सोसाइटी के अंदर? पहला, पॉलिटिकल इक्वालिटी, वुमेन्स को पॉलिटिकल स्पेयर में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हाउस होल्ड इक्वालिटी, हाउस होल्ड में जो भी रिसोर्सेज हैं या डिसीजन मेकिंग है उसमें वुमेन का से है ही नहीं। आज के टाइम पे भी हम देखते हैं, हम कितना भी कह लें कि हम मॉडर्न हो गए हैं, ठीक है, बट स्टिल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो वॉइस है वुमेन की वो निग्लेक्ट की जाती है। लीगल इनक्वालिटी, अनइक्वल इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट, एम्प्लॉयमेंट राइट। अब अनइक्वल इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट में हम क्या देखते हैं कि फादर की जो प्रॉपर्टी है उस पर डॉटर का कोई हक नहीं होता है। ऐसा अर्लियर था हाउएवर इन इंडिया, अब रूल्स आ गए हैं कि भाई अगर फादर की प्रॉपर्टी है तो उस पर अगर डॉटर अपना राइट क्लेम करती है तो यस, वो एलिजिबल है अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है उस पे जो भी परसेंटेज उसका हिस्सा है मतलब उसको क्लेम करने में। एम्प्लॉयमेंट राइट्स हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में कैसे जो फीमेल्स हैं उनको लेस बर्डन जॉब्स दी जाती हैं या उनको लेस एबल जॉब दी जाती है। तो लीगल इनक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, हर जगह नहीं है, नॉट 100%, हर जगह नहीं है, ऐसा नहीं है हर जगह ऐसा होता है, बट मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस ऐसा होता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वेज गैप। वर्कर्स की जब बात आती है तो मेल वर्कर्स को एज कंपेरिजन टू फीमेल वर्कर्स ज्यादा सैलरी दी जाती है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन क्रेडिट। गांव वगैरह में हम देखें तो वुमेन्स को ज्यादातर एजुकेशन की भी बहुत ज्यादा क्या है, लिमिटेड है, नहीं जाने दिया जाता स्कूल वगैरह। अगर लड़का है तो लड़की को ज्यादा जाने दिया जाता है। ठीक है। फिफ्थ इज डोमेस्टिक वर्क, वुमेन परफॉर्म अनपेड केयर वर्क। अगर जो हम घर में काम कर रहे हैं वुमेन, वही अगर कोई बाहर से काम वाली बाई की करेगी तो पैसे लेगी कि नहीं लेगी? लेगी ना। बट जो हाउस वाइफ है वो जो भी काम कर रही है वो क्या कर रही है? अनपेड वर्क कर रही है, बट स्टिल उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में है, क्योंकि जब देखो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, बच्चे खा रहे हैं, हस्बैंड जो है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, घर पे खा, एक अच्छा एनवायरमेंट है होम में, तभी तो वो जाएगा काम पे, अच्छा काम कर पाएगा और जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑन दी बैक हम देख रहे हैं कि वुमेन का वर्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे वो जीडीपी में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन दे रही है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सिक्स क्या है? वायलेंस जो हम देखते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, सेक्सुअल हरेसमेंट हो, ट्रैफिकिंग हो, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी। सो ये सब क्या है, इस पॉइंट में आ रहे हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में आ रहे हैं। सेवन, जेंडर स्टीरियोटाइप, सोसाइटी ने जो कुछ चीजें फिक्स कर दी है कि भाई मेन का रोल है कमाना खाना, वुमेन का रोल है सिर्फ हाउस होल्ड तक रिस्ट्रिक्ट रहना या चाइल्ड बियरिंग करना, ये सारे जो रोल है वो सिर्फ वुमेन के हैं, है ना, इसमें मेन का कोई रोल नहीं है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है जो सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब है एक ऐसा सोसाइटी के अंदर सिस्टम जहाँ पे सारी पावर मेन के हाथ में हो, वुमेन सिर्फ मेन के हाथ ही कठपुतली हो। ठीक है, एंड मेल अथॉरिटी डोमिनेट करिए, चाहे फैमिली हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो, हर जगह पे सिर्फ मेल डोमिनेंस है। तो पेट्रियार्की क्या अफेक्ट करती है? फैमिली अफेक्ट करती है, वर्क प्लेस अफेक्ट करती है, स्टेट को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी किसकी सिर्फ बात सुनी जा रही है? मेल्स की सुनी जा रही है। तो वुमेन एक मेजर प्रोपोर्शन ऑफ कंट्री, परसेंटेज ऑफ कंट्री, उसको इग्नोर किया जा रहा है। कल्चर में भी, सेक्सुअलिटी में भी, वायलेंस में भी, हर जगह पे ये सारी जो एस्पेक्ट है उसको पेट्रियार्की इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, अनइक्वल पे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेल वर्कर को ज्यादा पे किया जाता है। ऑक्यूपेशन सेग्रेशन,
ये काम मेल के लिए बना है, ये काम फीमेल के लिए बना है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है और घर वाले भी जो है काम नहीं करने दे रहे कि भाई नहीं, नाइट शिफ्ट में आपको काम नहीं करना है, या इस टाइप के एरिया में आपको काम नहीं करना है, इस टाइप से। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ पेट्रियार्की। अब कौन कौन सी थ्योरीज है? तो फर्स्ट हमारी है ट्रेडिशनलिस्ट व्यू, जहाँ पे मेन आइडिया ये है कि पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है क्योंकि मेन एंड वुमेन आर बायोलॉजिकल डिफरेंट। ठीक है, पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि मेन के रोल्स अलग है और वुमेन्स के रोल अलग है, और वो बायोलॉजिकली भी डिफरेंट है, यानी जो बॉडी में चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट, वुमेन का काम है चाइल्ड बियरिंग, चाइल्ड केयर। मेन का काम है प्रोवाइडर, पब्लिक स्पेयर में पार्टिसिपेट करना। सॉरी। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है? इसका क्रिटिसाइज क्या किया गया कि इसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ठीक है, अगर हम पुराने टाइम में जाएं तो प्राइवेट सोसाइटीज में हम क्या देखते थे? मेल भी काम कर रहे हैं, फीमेल भी काम कर रही है, तो इसलिए हमें इक्वालिटी देखने के लिए मिलती है। 1 मिनट ब्रेक लेंगे, वाटर ब्रेक। ठीक है, गर्मी हो रही है वो वाला। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेडरिक एंगल्स। तो फ्रेडरिक एंगल्स ने अपने वर्क में द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में बताया है कि वुमेन्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है ये स्टार्ट हुआ थ्रू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता गया, ऐसे ऐसे जो वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन है बढ़ता गया। नेक्स्ट है रेडिकल फेमिनिस्ट व्यू। एंड रेडिकल फेमिनिस्ट व्यू का मानना है कि पेट्रियार्की पहले से सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, बिफोर प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमने देखा ना कि कैसे फ्रेडरिक एंगल्स कह रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से वुमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ है, बट रेडिकल फेमिनिस्ट का कहना है नहीं, ऐसा नहीं है। जो पेट्रियार्की है वो पहले से एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे मेन जो बात है वो है मेन एंड वुमेन के बीच का डिफरेंस जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, ना कि क्लासेस। जो वुमेन की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है या राइट्स है वो एजेस से मेन कंट्रोल करते आ रहे हैं, अबॉर्शन वगैरह, या जो चाइल्ड होना चाहिए वो बॉय होना चाहिए, ना कि गर्ल। नेक्स्ट, सुलेमित फैस्टोन कह रहे हैं कि वुमेन का जो ऑपरेशन है, जो इतना उत्पीड़न है, इज लिंक टू मेल कंट्रोल ओवर रिप्रोडक्शन। तो ज्यादातर इसलिए है बिकॉज मेल कंट्रोल करते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स, जो कि फीमेल के हाथ में होने चाहिए। एंड पेट्रियार्की एंशिएंट टाइम से ही रिप्रोडक्शन, मेल कंट्रोल और वुमेन की डिपेंडेंस मेन पे, इस चीज पे बेस्ड है। नेक्स्ट, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट व्यू कह रहे हैं कि जो पेट्रियार्की है वो चेंज होती है हिस्टोरिकली, एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक सिस्टम, बोथ प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन आर इम्पोर्टेंट। यानी कि ये जो वुमेन्स का कंसर्न है उसको इकोनॉमी की आइडिया से जोड़ रहे हैं, इकोनॉमी एज वेल एज रेडिकल फेमिनिज्म के आइडिया से जोड़ रहे हैं सोशलिस्ट फेमिनिस्ट व्यू। इंपॉर्टेंट थिंकर कौन है इसमें? हेलेडी हार्टमैन, मेडियम ईस्ट, गेडा लर्नर। नेक्स्ट, जेंडर कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। अब डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज इमर्ज हुई हैं टाइम टू टाइम। 1970s के टाइम पे हम देखें तो बायोलॉजिकल सेक्स, सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर की बात हुई। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हमें देखने के लिए मिल रहा है एन ऑकले, जिन्होंने जेंडर को सोशली कंस्ट्रक्टेड बताया कि सोसाइटी ने जेंडर वर्ड को कंस्ट्रक्ट किया है, एंड इन्होंने ही मेल और फीमेल के क्या रोल्स होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, उनको डिफ्रेंशिएट किया है। एंड इनकी एक फेमस स्टेटमेंट है सिमेन दे बेवियर। ठीक है, यानी कि वन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम अ वुमेन। ठीक है, यानी कि चाहे एक वुमेन पैदा ना हुआ हो बट वो बन जाता है। दिस मीन सोसाइटी क्रिएट जेंडर रोल्स। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी क्रिएट करती है जेंडर रोल्स। आज के टाइम में बहुत सारे बाइसेक्सुअल लोग भी देखते हैं, है ना, बहुत सारे मेंस ऐसे देखते हैं जो वुमेन्स की तरह रहना पसंद करते हैं। तो इसी चीज को कोट किया उन्होंने कि चाहे वो बॉर्न मेल हुआ हो, ठीक है, बट सोसाइटी उसको ऐसे रोल्स असाइन कर देती है कि भाई अगर तुम मेल बॉर्न हुए तो तुम्हारी यही रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। तो यही एन ऑफ का कहना है। नेक्स्ट, फेमिनिस्ट थ्योरी मीनिंग। फेमिनिस्ट थ्योरी क्या स्टडी करती है? जेंडर इक्वालिटी, पेट्रियार्की कैसे एक्सप्लॉइट कर रही है वुमेन्स को, वुमेन की राइट क्या होनी चाहिए, पावर रिलेशन, सेक्सुअलिटी। जेंडर क्या है? जेंडर गोल्स क्या है इनके? पहला, इक्वालिटी हो, दूसरा जस्टिस हो, थर्ड डिस्क्रिमिनेशन से आजादी। 5 मेन ऑब्जेक्टिव है फेमिनिज्म के: इक्वालिटी मिले, ग्रेटर चॉइसेस मिले, एंड हो ये जेंडर जो डिफ्रेंसिएशन है ना मेल और फीमेल का, ये एंड सेक्सुअल वायलेंस एंड हो, और सेक्सुअल फ्रीडम प्रमोट हो, जहाँ पे वुमेन्स के पास भी रिप्रोडक्टिव राइट्स आए। 3 वेव पढ़ेंगे फेमिनिज्म के, ये लास्ट है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। तो पहली वेव आई 19th एंड 20th सेंचुरी में, जहां पर सबसे पहले वुमेन ने जो बात की वो बात की कि हमें वोटिंग राइट दो। ठीक है, यहाँ पे मेन जो मुद्दा था वोटिंग राइट ही था, और फिर वुमेन्स को हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वोटिंग राइट मिले भी। सेकेंड वेव आई इक्वल लीगल राइट्स मानने की और वुमेन लिबरेशन मानने।
कि वुमेन्स को आजादी दो, वुमेन को भी इक्वल राइट दो, जैसे राइट्स मेन एंजॉय करते हैं वो राइट वुमेन को भी मिलने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल स्पेयर हो, इकोनॉमिक हो, सोसाइटी। थर्ड वे वाइड 1990 ऑनवर्ड्स, इसके बाद जहां पे फोकस हुआ डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी, इंटरसेक्शनलिटी और मॉडर्न जेंडर इश्यूज पे। मॉडर्न जेंडर इश्यूज क्या है आज के टाइम पीरियड में? जो अनइक्वल हमें कहे रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का पॉलिटिक्स के अंदर, वुमेन को पॉलिटिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, चाहे वो पार्लियामेंट हो, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो उसके अंदर। नेक्स्ट आजकल मॉडर्न जेंडर इश्यूज और क्या है कि अनइक्वल पे, वुमेन्स को कम जो है सैलरी मिलती है एज कंपेयर टू मेन, ये सारी चीजें। लिबरल फेमिनिज्म किस चीज की बात करता है कि मैन और वुमेन क्या है, इक्वल है। इक्वालिटी कैन बी अचीव थ्रू लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, अगर स्टेट जो है लीगल और पॉलिटिकल रिफॉर्म लाए, अगर राइट्स मिले इक्वल वुमेन्स को, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वालिटी ब्रिंग कर सकते हैं, इक्वालिटी को सोसाइटी में ला सकते हैं। नेक्स्ट फोकस एरिया, कौन कौन से फोकस एरिया जहां पे स्टेट को ध्यान देना चाहिए? इक्वल पे, एजुकेशन, मैन और वुमेन दोनों को एजुकेशन मिले, वोटिंग राइट, रिप्रोडक्टिव राइट, चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ। तो इस इन सारे फोकस एरिया पे स्टेट को वर्क करने की नीड है, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट हो पाए, ये जो जेंडर इक्वालिटी है ये प्रिवेल हो पाए। अभी हमें हमारा चैप्टर खत्म होता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, एंड स्पेशली 10 मार्कर्स वाले, कि 10 मार्कर्स ही 20 मार्कर्स में आएंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया, पे मैंने 10 मार्कर्स में डाल दिया, ठीक है, ये 20 मार्कर्स में आएंगे। तो ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ना, इनको आपको फुल्ली ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे ट्यून फॉर more updates, and for this PDF join Telegram.